हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा एलटी ग्रेड का बैच हमारे चैनल पर शुरू हो चुका है। एलटी ग्रेड की तैयारी मैंने शुरू करा दी है। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड साइंस में दो सब्जेक्ट आता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिसका बहुत अच्छा खासा सिलेबस में आता है और काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारे टीजीटी एग्जाम से अलग होते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एलटी ग्रेड का जो एग्जाम लेवल होता है वो भी टीजीटी के लेवल से अलग होता है। टीजीटी के लेवल से अलग होता है, कंसेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा आता है और डीप अंडरस्टैंडिंग आपको हर एक टॉपिक की चाहिए होती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, टीजीटी एग्जाम की हमने तैयारी कराई, उसके बाद एलटी ग्रेड बैच जो शुरू किया है, बिल्कुल एलटी ग्रेड लेवल की ही तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ इसमें। और ये जो चैप्टर चल रहा है, ये चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका है लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम करा दिया है। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एक एक फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट होता है या कोई शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो मैं आपको जरूर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में सबसे पहले मैं आपको डी ब्रोगली इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और भी कंसेप्ट आज आपको बता देता हूँ। पिछली वीडियो में भी डी ब्रोगली इक्वेशन को मैंने बेसिक समझाया था, आज मैं थोड़ा सा और डीप डाउन इसे करके चीजें बता दूंगा जैसी एग्जाम में आती है। मैंने हमेशा से कहा है, मेरी कोई भी वीडियो आती है, अगर वो वीडियो सेम टॉपिक की भी है तो भी आपको देखने में कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ टिप्स ट्रिक फॉर्मूला मैं जरूर कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ। जितने भी एग्जाम पेपर मुझे मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको सारा कंटेंट बहुत अच्छे से मिल सके। फ्रेंड्स, इस चीज के लिए एक लाइक तो कर ही दीजिए जरूर। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली चीज आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली का समीकरण या डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली ने क्या कंसेप्ट दिया, इन्होंने क्या चीजें बताई, वो समझते हैं। देखो, डी ब्रोगली ने 1924 में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की तरह दो व्यवहार दिखाता है, दोहरा व्यवहार दिखाता है। इट मींस ये पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और वेव नेचर भी दिखाता है। तो इन्होंने ये कहा, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा व्यवहार दिखाता है, ड्यूअल बिहेवियर दिखाता है। और ड्यूअल बिहेवियर में क्या दिखाता है कि भाई ये पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, ठीक है, और साथ साथ ये वेव नेचर भी दिखाता है, ठीक है। इतनी बात इन्होंने कही। इसके साथ ही इन्होंने एक नई थ्योरी को बताया, दैट इज कॉल्ड द वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। तरंग यांत्रिक सिद्धांत को इन्होंने बताया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इवन द एटम्स व्हेन इन मोशन पोजेस द वेव लाइक प्रॉपर्टी। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर एटम भी अगर मोशन कर रहे हैं, अगर गतिशील अवस्था में, गति की अवस्था में, तो वो वेव लाइक प्रॉपर्टी, तरंग के गुणों को दर्शाते हैं, तरंग के गुणों को दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो हमेशा जो पार्टिकल है वो मोशन में होना चाहिए, अगर मोशन में है तभी वो तरंग के गुणों को दिखा रहा है, अगर मोशन में नहीं है तो तरंग के गुण नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और ये सबके लिए इन्होंने एप्लीकेबल कर दिया, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे एटम्स हो। अब आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन्स के लिए अप्लाई होगी कि नहीं। फ्रेंड देखो, अप्लाई तो न्यूट्रॉन्स के लिए भी होगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है, ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1924 से पहले नहीं हुई थी, 1932 में हुई थी। ये थ्योरी 1924 में आ गई, तो उस समय तक तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, तो उसे इंक्लूड कैसे कर सकते थे, उसे इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम्स के बारे में जानकारी इन्होंने दी, समझ गए। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर मोशन में है, एटम्स मोशन में है, या कोई गैस पार्टिकल अगर मोशन में है, तो वेव लाइक प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, उसमें तरंग के गुण होते हैं, ये इन्होंने बताया। अब इसमें जो तरंग के गुण होते हैं उसको निकालने के लिए हम एक कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है, और उसके थ्रू देखेंगे कि जो वेव लेंथ है वो कैसे रिलेटेड है पार्टिकल के नेचर से, वो हमें देखना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज द प्लांक्स की जो थ्योरी होती है उसकी अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन, हमें पता है E इक्वल क्या होता है, E इक्वल होता है एच न्यू, ठीक है। किसी भी चीज से निकलने वाली, मतलब कि जो वेव है उससे निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो E इक्वल एच न्यू होती है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, E इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा हो जाती है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल एम सी स्क्वायर होता है। E इक्वल क्या होता है, एम सी स्क्वायर, यानी कि किसी भी मास का जब एनर्जी में कन्वर्जन होता है तो उसे हम लिख सकते हैं E इक्वल एम सी स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। तो ये एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी, दैट इज एम सी स्क्वायर विल बी एच सी अपॉन लैम्डा, स्क्वायर से ये वाला सी कैंसिल, तो यहाँ से एम सी बराबर क्या हो गया, एच अपॉन लैम्डा। और अगर हम लैम्डा की बात करें तो वो आ जाता है एच अपॉन एम इंटू सी। अब अगर हम ये मान के चलें कि कोई भी पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है और उसका मोमेंटम हम इसका पी मान लें, तो ये किसके इक्वल हो गया, एच अपॉन पी के, जहां पी क्या है, पी है मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहां से ये कंसेप्ट आ जाता है, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन पी।
ये आ जाता है। ठीक है, अब कोई पार्टिकल अगर किसी और वेलोसिटी से चल रहा है, सी से नहीं चल रहा, किसी और वेलोसिटी से चल रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा एच अपॉन एम वी। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सी की जगह वी आ जाएगी। समझ गए, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब इसी में हमें ये पता लग जाता है कि जो वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद मूविंग ऑब्जेक्ट और एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो क्या है, वो बताओ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। अभी इसमें थोड़ी सी चीज और भी है। अब हमें पता है कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, एंड वी कैन गिव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल ई इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। हम इससे उस एनर्जी को दर्शा सकते हैं, ई इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर से। यहां से आपके पास एक और चीज क्रिएट होती है, अगर मैं इसमें टू ई 2 × m की मल्टीप्लाई कर लूँ, 2m की मल्टीप्लाई कर लूँ तो इक्वेशन हो जाते हैं 2m ई इज इक्वल एम स्क्वायर वी स्क्वायर। भाई अगर मैं 2m की मल्टीप्लाई दोनों साइड से कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, 2m ई इज इक्वल एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से मुझे पता लगता है 2m ई का अगर मैं अंडर रूट कर देता हूँ तो ये एम वी के इक्वल हो गया, और एम वी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया P बराबर क्या आया, अंडर रूट 2m इंटू ई। अब इसी चीज को मैं इस वाले इक्वेशन में रख सकता हूँ, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन में रख सकता हूँ। लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m ई। अब फ्रेंड्स ये एक और नया फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से E क्या है, E है एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, M क्या है मास ऑफ दैट पार्टिकल, H क्या है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट की तो वैल्यू फिक्स होती है 6.6 × 10⁻34। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो गया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन से आता है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन ये वाली भी है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी वाली भी है। ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m ई वाली भी है। ये सारी बात हो गई। अब यहाँ पर आता है एक कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं डेविसन एंड गामर। डेविसन एंड गामर ने क्या करा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा, डी ब्रोगली इक्वेशन को और मॉडिफाई करा। ठीक है, तो डेविसन एंड गामर मॉडिफाइड डी ब्रोगली इक्वेशन। इन्होंने डी ब्रोगली इक्वेशन को वेरीफाइड करा और इन्होंने ये कहा कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है और आप उसे कोई पोटेंशियल देने के बाद उसे मोशन में ला रहे हैं, दैट विल बी इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई इंटू वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल, वी इज द पोटेंशियल या एक्सलेटिंग पोटेंशियल ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, समझो बात को। हमें पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है वो चलता कब है, वो चलता कब है, कोई भी चार्ज पार्टिकल चलता कब है। अगर मैं कहूँ आपसे चार्ज जो है वो चलना है, तो वो चलता कब है, जब आप उस पर कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हो तभी तो चलता है। तो इन्होंने वही चीज कही कि मान लो आपने किसी चार्ज पार्टिकल को ई इंटू वी की पोटेंशियल दिया, वी पोटेंशियल दिया, तो वो चलने लगा। ठीक है, तो ये जो चला वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, ए इंटू वी हो गया। अब यहां से हम इक्वेशन को मॉडिफाई करते चले जाएंगे। हम ये लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी इंटू एम। भाई मैंने क्या करा, 2m की मल्टीप्लाई फिर से दोनों साइड करी। ठीक है, तो एम वी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2e वी एम, ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या मैं ये p बराबर अंडर रूट 2e वी एम लिख सकता हूँ, तो इस बार लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2e वी इंटू एम। ये एक और इक्वेशन आ गई जो डेविसन एंड गामर के थ्रू डी ब्रोगली की इक्वेशन को मॉडिफाई करने के बाद हमें मिलती है। अब ये ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन हो सकती है ये अप्लाई हो सकती है सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के लिए। और जो पिछली वाली थी वो चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल दोनों के लिए अप्लाई हो सकती है। क्यों हो सकती है, ऐसा क्यों है, ये भी थोड़ा ध्यान से। यहाँ देखो E दिया हुआ है, दैट इज E इज द इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अब जनरली कोई चार्ज पार्टिकल होता है उस पर जो हम यूनिट चार्ज लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल लेते हैं। भाई प्रोटॉन भी अगर मैं ले रहा हूँ तो सेम चार्ज होता है, तो E के अकॉर्डिंग लेते हैं। अब मान लो किसी पे E चार्ज नहीं है, कुछ कम ज्यादा है, चार्ज तो कम ज्यादा हो सकता है ना, या और भी ज्यादा हो सकता है। मैं कह दूं कि 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तब मैं E थोड़ी रखूंगा, समझो। तो मैं क्या रख सकता हूँ, क्यू रख सकता हूँ। तो इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2q v इंटू एम, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, वेयर q इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो देखो फ्रेंड, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं आपको हाथ के हाथ बता रहा हूँ कि अगर कुछ और लिखी हुई आ गई तो इक्वेशन को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इक्वेशन मॉडिफाई करना ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही आपको चलना पड़ेगा आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए। आप टीजीडी की तरह केवल फॉर्मूला रट के काम नहीं चला सकते। ठीक है, समझ में आया।
ये आ गया। अब डी ब्रोगली इक्वेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ पे बता देता हूँ कि उनके लिए जो वेवलेंथ होती है एक्सपेक्टेड कितनी होती है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, ठीक है। और उनका ना एक रेशो निकाल के रखने के लिए जरूरत है आपको, अपने पास रेशो निकाल के रखना। तो हम क्या करेंगे, हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा ले रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं बताओ जरा जल्दी से। चार्ज पार्टिकल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले नंबर पे हम कौन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2 EVm, ये वाला लगाएंगे, ठीक है, जो अभी अभी आया था ना वो वाला। अब यहाँ पे हमें पता है ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वी पोटेंशियल है, एम क्या है, मास। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ से जो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इंटू एंगस्ट्रम। तो यहाँ से जो वेवलेंथ आएगी 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम में आ गई। अब अगर आपको उन्होंने पोटेंशियल दे दिया कि इतना पोटेंशियल उन्होंने लगाया, तब आप यहाँ से डायरेक्टली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम अगर हम बात करें प्रोटॉन की, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तब क्या होगा, अब ध्यान दो, प्रोटॉन के लिए भी अगर मैं बात करूं ई सेम रहता है, ई सेम रहता है, बस मास चेंज हो जाता है, ठीक है। ई सेम रहेगा, मास चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आती है 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम, ठीक है। ये सारी की सारी जो वैल्यू आ रही है एंगस्ट्रम में आ रही है, दैट इज 10 × 10⁻⁻10 मीटर वाली वैल्यू में। थर्ड चीज क्या है, और क्या आता है इसमें, आ सकता है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल। तो उसके लिए अब देखो, उसके लिए मास भी चेंज हो जाएगा। डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल है तो मास हीलियम के अकॉर्डिंग आएगा। ई डबल चार्ज है तो दो गुना हो गया, 2 × दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, वो हो जाएगा। तो इसके लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। इसके लिए अल्फा के लिए ये आती है। अब ये सारे फॉर्मूले फ्रेंड्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूँ कि इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना। मान लो मैंने पीछे फॉर्मूले तो लिख दिए और फॉर्मूला आपको पता नहीं लग रहा कहाँ अप्लाई होना, कैसे अप्लाई होना, तो इन चीजों को करके आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा, पता लग जाएगा, ठीक है। ये तो चार्ज पार्टिकल की बात थी। अब वो कहता है भैया अनचार्ज पार्टिकल के लिए वेवलेंथ निकालो, अनचार्ज पार्टिकल के लिए, तो ऐसे तो बीच में नहीं छोड़ सकता ना मैं, ठीक है। तो अनचार्ज पार्टिकल के लिए बात करते हैं। मुझे सबसे पहले अनचार्ज पार्टिकल का एग्जांपल बताओ कौन सा होता है। जिसने बताया उसके लिए मेरे पास इनाम है बहुत अच्छा सा, ठीक है। हम उसे इनाम देते हैं चवन्नी का, वो भी पुराने वाली जो आजकल नहीं चलती, ठीक है, वही काफ़ी है। तो चलो न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं ना, अनचार्ज पार्टिकल कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इसके लिए मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। लैम्डा के हमारे पास दो फॉर्मूले आए हैं, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख रहे थे। एक तो आया एच अपॉन अंडर रूट 2 EVm, एक तो ये आया था, और एक आया था लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2 EM, ये आया था, ठीक है। दोनों में से कौन सा लगेगा आपके बार, ये वाला लगेगा। ये नहीं लग सकता न्यूट्रॉन्स के लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए ऊपर वाला लगता है और नीचे वाला भी लगता है, लेकिन अनचार्ज पार्टिकल के ऊपर वाला नहीं लग सकता क्योंकि उसमें ई होता ही नहीं, चार्ज होता ही नहीं, तो ई की वैल्यू रखोगे कैसे, न्यूट्रॉन्स पे चार्ज थोड़ी होता। तो ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2 EM से हम निकालेंगे। अब m क्या है, न्यूट्रॉन का मास, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्रोटॉन्स मास, ठीक है। अब ई की वैल्यू हमें नहीं दी गई, एनर्जी की वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो वो एज इट इज रख लो। तब हमारे यहाँ लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से जो लैम्डा आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 0.286 अपॉन अंडर रूट ई एंगस्ट्रम। अब आप ये देखो तो ये लगभग प्रोटॉन के लगभग इक्वल है या बराबर ही है, बस यहाँ पे पोटेंशियल था, वहाँ पे एनर्जी थी, बात एक ही है, ठीक है। बात करते हैं दूसरी चीज क्या आती है, लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। दूसरे चार्ज अनचार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं, लाइक गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाए, तब हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू हम रख सकते हैं एच अपॉन, क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा आपकी बार, नहीं, उसमें तो एनर्जी भी नहीं, तो हम यहाँ से लैम्डा बराबर क्या रखेंगे, हम रखेंगे m इंटू वी, और वी भी कौन सा, RMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स के लिए हम कौन सी वेलोसिटी यूज करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो हम रखेंगे m इंटू वी, वो भी RMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 3m k इंटू टी, ये भी रख सकते हो, और यहाँ पर k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब जो भी वैल्यू जैसे भी आपको गैस पार्टिकल्स के लिए अकॉर्डिंग वैल्यू दी होगी वो आप निकाल
सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक इक्वेशन ये भी बन गई, एक इक्वेशन ये भी बन गई, इतनी सारी इक्वेशन मैंने आपको बनानी सिखा दी, समझ गए। अब बताओ डी ब्रॉगली इक्वेशन में से कुछ रह गया क्या? बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा। अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है, यहाँ से हमें कुल मिला के दो चीज का रिलेशन पता लग गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, दोनों का हमें रिलेशन पता लग गया। अब यहाँ से क्या मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, वो आप खुद अपने माइंड में एनालाइज करना। हमें ये पता लगा कि जो वेव लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, जो वेव लेंथ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है भाई। अगर मैं देखूं mv है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के है। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर वेवलेंथ बढ़ रही है मोमेंटम घट रहा है, और अगर वेवलेंथ घट रही है, ठीक है, तो मोमेंटम बढ़ रहा है। एक चीज तो मैं ये कह सकता हूँ, साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई पार्टिकल हल्का है, अगर किसी पार्टिकल का मास कम है तो वेवलेंथ उससे एसोसिएटेड ज्यादा है, और अगर पार्टिकल हैवी है तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ कम है, समझ गए। इसलिए जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं तो जब वो मूव करते हैं उनसे निकलने वाली वेवलेंथ बहुत कम होती है और वो एक्चुअल में पता नहीं लगती, समझ गए। अब आप कहोगे सर एक गाड़ी चल रही, तो गाड़ी से निकलने वाली वेवलेंथ का हमें पता क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता बिकॉज जो गाड़ी का मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उससे नहीं एसोसिएटेड वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात करूं, लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो उनसे निकलने वाली वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, तो उसका पता किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए, छोटी छोटी चीजें और इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक कंसेप्ट मास के साथ है, दूसरा कंसेप्ट मोमेंटम के साथ है। आपने पास नोट कर लीजिएगा, काम आएगा बहुत, यहीं से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमारे पास एक और प्रिंसिपल आता है, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है? भाई ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजिशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ बतानी असंभव है, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की सही स्थिति एग्जैक्ट पोजीशन और उसका सही वेग एग्जैक्ट वेलोसिटी का एक साथ निर्धारण करना असंभव है, ठीक है। अब असंभव है तो इसका मतलब क्या बिल्कुल भी नहीं बता सकते? इसका मतलब कि क्या इसकी वैल्यू जीरो आएगी? नहीं। उन्होंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। इनकी अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा h अपॉन 4 पाई से या तो ज्यादा होगा या इसके बराबर होगा, मतलब इतनी अनसर्टेनिटी इसमें आएगी आएगी। सो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज इक्वल ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब हमें पता है मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब अगर मैं डेल्टा पी की बात करूं तो मुझे पता है मास तो चेंज नहीं होता, क्या वे चेंज होता है? वेलोसिटी, दैट विल बी एम इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन इक्वल देन h अपॉन 4 पाई। और यहाँ से एक और चीज लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल देन h अपॉन 4 पाई m, ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। सो दिस इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी बहुत सूक्ष्म कण की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी हम नहीं बता सकते, उसका निर्धारण करना असंभव है। और उनमें जो अनसर्टेनिटी में जो उनका प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर और इक्वल होता है h अपॉन 4 पाई के, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब हमारी अप्रोच जो चलती है वो चलती है क्वांटम मैकेनिक मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो हमारे एग्जामिनर ने कहा कि भैया हमें इसमें से क्वेश्चन देंगे, हम इसमें से क्वेश्चन देंगे। अब ये है क्या, ये कहाँ से आई, क्वांटम मैकेनिक मॉडल कहाँ से आया, इसको समझो पहले, इसका बेस समझो क्या आया। इसका बेस ये है कि एक थ्योरी आई थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जिसने ये बताया था कि किसी भी पार्टिकल से, हॉट बॉडी से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो छोटे छोटे बंडल्स में निकलती है, जिसे क्वांटम कहा। जैसे क्या कहा? क्वांटम, प्लूरल बहुत सारे हैं तो क्वांटा, अदरवाइज क्वांटम। यानी कि किसी भी एटम्स की या किसी भी हॉट बॉडी की या किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब वो छोटे छोटे पैकेट्स में है, समझ गए। सो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड, इट मींस इट कैन हैव सर्टेन वैल्यू। समझ गए? चीजें समझ में आई या नहीं? नहीं आई? चलो मैं दोबारा से बताता हूँ। भाई एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, हमें पता है, बोर्स ने बता दिया कि वो जिस ऑर्बिट में कर रहा है उसकी एनर्जी जो है कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर वो कांस्टेंट है तो उससे निकलने वाले स्पेक्ट्रम टूटना नहीं चाहिए था, ठीक है। फिर सोमरफेल्ड का मॉडल आया, सोमरफेल्ड ने बताया कि भाई वो जो है सर्कुलर पाथ में भी हो सकता है और इलिप्टिकल पाथ में भी हो सकता है।
फिर हमारे पास एक प्लांक्स की थ्योरी आई जो ये बताती है जो भाई एनर्जी है ना वो क्वांटाइज फॉर्म में निकलती है, मतलब कि क्वांटम फॉर्म में निकलती है। तो इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली एनर्जी भी ना क्वांटाइज्ड है, वो लगातार नहीं निकल रही, वो छोटे छोटे पैकेट्स में निकल रही है। तो हमें ये पता लग जाता है कि जब वो छोटे छोटे पैकेट्स में निकल रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव लाइक प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ठीक है, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो एनर्जी निकल रही है ना छोटे छोटे पैकेट्स में, यही उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टी इसको दिखा रहा है। और इसी के कारण द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइन सिमल्टेनियसली, और इसी के कारण जो उसकी पोजीशन है और वेलोसिटी है उसका पता करना असंभव है। क्यों असंभव है समझो। मान लो इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन पे है, इलिप्टिकल पाथ पे या सर्कुलर पाथ पे कहीं भी है, उससे एनर्जी निकली, वो जब दूसरी जगह पहुंच गया तो उससे निकलने वाली एनर्जी अलग है। समझ गए, एनर्जी अलग है। और जब एनर्जी अलग है तो आप क्या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ठीक है, सो दिस वाज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है कहाँ। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है कहाँ? ना तो वो किसी एक सर्कुलर पाथ पे एग्जैक्ट जगह पे घूम रहे, ना ही वो एग्जैक्टली मिल पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ? ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ जो बहुत ही मजेदार है। मजेदार ये है कि इलेक्ट्रॉन को ना एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, और इसके आसपास ना इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉन को ब्लू डॉट से दिखाऊंगा, समझना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरह से हमने उसके फोटो खींचे बहुत हाई स्पीड कैमरा से, तो हमें ये दिखता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर है। मान लो एक पोजीशन पे यहाँ पर है, फिर वो यहाँ चला गया, फिर वो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ। इस तरह से वो जब घूम रहा है ना, तो जब हमने फोटो क्लिक करे तो हमें इसकी अलग अलग पोजीशन मिलती है। अब इन्हीं अलग अलग पोजीशन के कारण क्या हो रहा है? अलग अलग एनर्जी निकल रही है। सो एनर्जी हैव डिस्क्रीट वैल्यू। अब हमें ये पता लग गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा है। समझ गए, ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। जब इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकली वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि हर जगह से एनर्जी सेम नहीं है, कहीं से कम कहीं से ज्यादा है। इसी से पता लगा कि वो वेव लाइक प्रॉपर्टी दिखा रहा है। और इसी से पता लगा अगर एनर्जी कम और ज्यादा हो रही है तो आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए वो वहां पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए जब एक हाई स्पीड कैमरे से देखा गया तो ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करते हुए अलग अलग पोजीशन पे है। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे, तो वो इस तरह से हमें इमेज मिली। अब हमें यहाँ से क्या दिख रहा है? हमें यहाँ से एक रीजन दिख रहा है, एक एरिया दिख रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, जिस एरिया को मैं येलो में ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। यानी कि ये जो ब्लू कलर का रीजन है, ठीक है, मैं इसको व्हाइट से दिखाता हूँ, ये वाला रीजन। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। दिस इज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। समझ गए, ये है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और ये किसी बुक में नहीं लिखा, ये मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि एक्चुअल में होता क्या है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का बेस क्या है? ये बेस है। समझ गए कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ पर है। ओके, समझ गए, हाँ या ना? क्लियर है? क्योंकि वो वेव लाइक प्रॉपर्टी का है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ज्यादा एम्पलीट्यूड पे होगा कभी कम एम्पलीट्यूड पे होगा, कभी एग्जैक्ट पोजीशन उसके बीच में हो सकती है, एम्पलीट्यूड के मीन पोजीशन पे हो सकती है। तो उसकी एक हमें इस जगह मिल गई कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर उसकी एग्जैक्टली जगह आ रही है। ठीक है, तो एक रीजन मिल गया, न्यूक्लियस के चारों ओर एक रीजन मिल गया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज अ वेव फंक्शन ऑफ साई एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैज डेफिनेट एनर्जी। अब ये कह रहे हैं कि अब हमें एक चीज पता लगी कि न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स हैं जहां पर डेफिनेट एनर्जी होती है और वो वहीं पर पाया जाता है। एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एंड ऑर्बिटल आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑर्बिटल जो होते हैं वो किस में भरे जाते हैं? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। ये थोड़ी सी अभी आपको क्वांटम में ज़्यादा समझ में आएगी, जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा तब समझ में आएगी। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो साई से रिलेटेड है। ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो इन्होंने क्या कहा भाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है यहाँ से जो वेव फंक्शन है वो सही है। और ये सही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइन इसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड को। ठीक है, और ये सही ही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है कहाँ पर, एग्जैक्टली उसकी पोजीशन क्या है।
समझ गए इतनी बात? ठीक है, अब किसी भी रीजन में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग होने की टेंडेंसी कितनी है? सो दे आर सेइंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये कह रहे हैं साई स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर कर दें, साई का स्क्वायर कर दें, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। समझे बात को? साई स्क्वायर क्या है भाई? साई एम्पलीट्यूड था, तो साई स्क्वायर एम्पलीट्यूड में एक चीज और हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो इसकी हमने एग्जैक्ट पॉजिटिव वैल्यू ली कि चाहे वो मीन पोजीशन से ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमें तो चाहिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहां पे वो पाया जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या लिया गया? पॉजिटिव वैल्यू में लिया गया, दैट इज साई स्क्वायर लिया गया। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस चीज को बता रही है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये बता रही है, जो रीजन आया ना येलो वाला जो मैंने बनाया यहां से यहां तक, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो साई स्क्वायर है। ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, उसके मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हुआ? Okay. From the value of the psi square at the different point within the atom, it is possible to predict the region around the nucleus where the electron most probability will be found. यही मैंने चीज बताई आपको। तो psi square की अलग अलग वैल्यूज हम वो जगह निकाल सकते हैं जहां पर एटम के चारों ओर मतलब सॉरी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम इलेक्ट्रॉन को किस चीज से फाइंड कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन को साई स्क्वायर से फाइंड कर रहे हैं। अगर हमें साई स्क्वायर की वैल्यू पता लग जाए कितनी है, तो हम ये बता सकते हैं उस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर हुई बात? और यहीं से श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी जिसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और श्रोडिंगर इक्वेशन में और क्या चीजें हैं वो सब आपको समझाऊंगा। पहले श्रोडिंगर इक्वेशन देखते हैं। ये है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस यू साई इज इक्वल 0। दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन किस किस चीज को बता रही है उसको समझो पहले। देखो भाई, उसको समझने से पहले चलो एक छोटी सी चीज बताता हूं कि यहां पर साई क्या है। साई क्या है? दिस इज द वेव फंक्शन, दिस इज द वेव फंक्शन। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे तीनों में लिखा है ना कोऑर्डिनेशन में, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई और जेड में। देखो भाई, जो एटम्स के अराउंड स्पेस होता है वो तो 3D स्पेस होता है ना। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड तीनों स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई जेड में साई। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जो साई स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ गए? समझ गए? और जहां पर वेयर स्पेस वेयर साई स्क्वायर वैल्यू इज मैक्सिमम और probability density is maximum is called an orbit, is called an orbital. ओके, जहां पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसे क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। अब ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये है डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डेल एक्स स्क्वायर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। डेल स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर वाई एक्सिस में कहाँ मिल सकता है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डी डेल जेड स्क्वायर कि जेड एक्सिस पे कहाँ मिल सकता है। ये तो हो गई इनकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू, ये किस को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी को। ई माइनस यू कैसे आया? ई एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और लैम्डा क्या है? ओ सॉरी, साई क्या है यहाँ पर? साई है उसका एम्पलीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो इस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने उसके साथ साथ क्या ले लिया? काइनेटिक एनर्जी। किसको ले लिया? काइनेटिक एनर्जी को। दैट्स इट, क्लियर हुआ? ओके, ठीक है फ्रेंड्स,
ये थी श्रोडिंगर इक्वेशन, और ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। श्रोडिंगर इक्वेशन की मैंने इक्वेशन भी लिख दी, आपको पता होना चाहिए, और मैंने बता दिया कि साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है, इनके सिग्निफिकेंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए ना। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है वो साई स्क्वायर से मिल रहा है, ठीक है। साई क्या है, वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेशन, क्लियर। अब यहां से हमारे पास आता है व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। सो दिस इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो साई स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहीं पर। देखो अब ये चीज मैंने बताया था, ये जो डॉट है ना ब्लू कलर की और रेड कलर की, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर कहाँ पर रह रहा है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर जहां पर रह रहा है वहीं पर ये डॉट ज्यादा है, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द ऑर्बिट। अब ये जो रेड वाले रीजन आया ना सारा का सारा, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल, क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि इन ऑर्बिटल्स के बीच में एक चीज है व्हाइट स्पेस, एंड दिस व्हाइट स्पेस इज कॉल्ड द नोड। इसको हम क्या कहेंगे, नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, नोड। अब ये नोड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नोड रिप्रेजेंट कर रही है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, नोड कह रहे हैं, या फिर नोडल प्लेन कहते हैं, नोडल प्लेन या फिर नोड्स कहते हैं, समझ गए। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, नोडल प्लेन और रोड्स। तो नोड्स के लिए देखो ग्राफ क्या आता है, 1s का तो ऐसे आता है, इसमें कोई नोड्स नहीं भाई। 1s के लिए जो मैं बताऊँ ना, इसमें कौन से वाला है, यहीं पे दिखा देता हूँ, अरे यहीं तो है, ये हमारा 1s का है, ये वाला, ये हमारा 2s का है, ये हमारा 3s का है। तो 1s में देखो क्या है, 1s में बिल्कुल सेंटर में है सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई नोड्स नहीं है, तो इसका जो ग्राफ गया वो ये गया, ठीक है, साई के लिए जो ग्राफ गया। और अगर हम 2s की बात करें तो 2s में अगर हम देखें तो एक नोड्स हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ये पॉइंट्स, एक नोड आ रही है, कितनी नोड आ रही है 2s में, 2s में आ रही है एक नोड, ये वाली, ठीक है। और अगर मैं 3s की बात करूँ तो दो नोड आ रही है, दो वाइट रीजन है, एक ये वाला रीजन है और एक ये वाला, कितनी नोड्स हो गई, दो नोड्स हो गई। तो इसमें देखो दो जगह कट आ रहे हैं इस वाले ग्राफ में, 3s वाले में, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये वाला और ये वाला, ये भी 3s का है, ये भी 3s का है। 2s वाले ग्राफ में, ठीक है, एक नोड सारी है ये वाली, ठीक, क्लियर हुआ। तो ये ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर दी मैंने और वहां भी रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द नोड्स, ठीक है, इन्हें हम नोड्स कहते हैं अगर सर्कुलर पाथ में, और अगर ये प्लेन है तो उसे हम क्या कहेंगे, नोडल रीजन कहते हैं, नोडल रीजन कहते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर होता है। ये देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, दिस इज कॉल्ड द एक्स वाई नोडल प्लेन और द नोडल रीजन, ठीक है। अब एक और चीज, ये तो पूरी की पूरी सर्कुलर पाथ में थी, इसमें रेडियल भी आ सकती है, ये भी सर्कुलर पाथ में इस तरह से जो रीजन है ये कैसा है, रेडियल नोड्स का रीजन है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऑलमोस्ट सभी में कहीं ना कहीं नोडल रीजन पाया जाता है, और अगर नोडल रीजन नहीं है तो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी उसमें सबसे ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ओके, क्लियर हुआ। और ये केवल किस में सबसे ज्यादा होती है, बताओ, ये होती है 1s में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो 1s के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होते हैं, बाकी सबके लिए कम होती चली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ इतनी बात। अब हमें क्या करना है, हमारे पास आता है नंबर ऑफ नोट्स निकालने के लिए आता है। तो नंबर ऑफ नोट्स निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, सारे के सारे, ये बाद में जब आप क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे तब भी काम आएंगे, इनको लिख लेना अपने पास। सो नंबर ऑफ रेडियल नोट्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ रेडियल नोट n-l-1, ठीक है। नंबर 2, नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स। अब एंगुलर नोट्स किस में आती है, जनरली एंगुलर नोट्स आती हैं लाइक पी ऑर्बिटल वालों में। पी ऑर्बिटल में क्या होता है, देखो पी ऑर्बिटल में क्या होता है कि ये जो है ऑर्बिट इस तरह से घूम रहा है, ऑर्बिट जो है इस तरह से घूम रहा है, तो यहाँ पे जो बन रही है वो एंगुलर नोट्स बन रही है। कैसे नोट्स बन रही है, एंगुलर नोट्स, ठीक है। तो एंगुलर नोट्स किससे दी जाती है, एंगुलर नोट्स के लिए फॉर्मूला सिर्फ होता है एल, एंगुलर नोट्स किससे, एल से दी जाती है, जो भी एल की वैल्यू होगी वही एंगुलर नोट्स की वैल्यू हो जाएगी। नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। अब एंगुलर नोट्स और रेडियल नोट्स मिला के टोटल नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये किसके थ्रू आएगी, ये आएगी n-1 से, भाई n-1 माइनस प्लस एल, तो एल से एल कैंसिल, तो n-1 बच गया, ठीक है। नंबर 4, नंबर ऑफ नोडल प्लेन। अब नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स या नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स दोनों ही सेम चीज होती हैं, ये भी हम किससे दे सकते हैं, ये भी हम वैल्यू ऑफ एल से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया, नोड्स मैंने आपको बताई और ऑर्बिटल मैंने आपको बताया, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल, ठीक है।
ऑर्बिट सर्कुलर पाथ था, ऑर्बिटल सर्कुलर पाथ नहीं है, ऑर्बिटल कैसा भी हो सकता है, बस वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी मैक्सिमम, और आगे की सारी थ्योरी ऑर्बिटल पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, दिस वाज अ पार्ट 2 जहां पर मैंने आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्या चीजें हमें पता लगती है वो मैंने आपको बताई, श्रोडिंगर इक्वेशन बताई, और डी ब्रॉगली से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स रह गए थे वो आपको बताया। फ्रेंड्स एक चीज और कहूंगा, अगर आप प्री के साथ साथ मेंस का टारगेट लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नोट्स बनाते रहिए, नोट्स में मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत डीपली से बता रहा हूँ, डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ बता रहा हूँ, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा। कंसेप्ट बहुत अच्छा समझाया, फिर भी अगर कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हैं, बेझिझक आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। और फ्रेंड्स मैं मिलूंगा कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। सो गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, एंड तैयारी करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।